अगर आपको लगता है कि नन के पहले पार्ट में वेलक मर चुका था तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली खूनी खेल तो अब शुरू हुआ है। इस वीडियो को अकेले मत देखना, क्योंकि आज हम द नन 2 के उस शैतान का पर्दाफाश करने वाले हैं जिससे खुद चर्च भी कांपता है। मठ में हुई घटना को अब 4 साल हो गए हैं और एक देर रात फ्रांस में कहीं एक चैपल में एक पादरी अपने ऑल्टर बॉय को कुछ वाइन लाने के लिए बेसमेंट में भेजता है। बाद में वो उसे वापस नीचे ले जा रहा होता है। तभी उसे अपनी बॉल खड़ी स्टूल के ऊपर रखी मिलती है और यह सोचकर कि यह बहुत अजीब है, वह उसे लात मारकर अपने पीछे अंधेरे हॉलवे में फेंक देता है। जब वह मुड़ता है तो वह बॉल को कमरे के ठीक बीच में पाकर हैरान रह जाता है। लेकिन इस बार जब वह उसे परछाई में लात मारता है तो वाइन का एक जग अचानक फट जाता है, जिससे वह पादरी को ढूंढने के लिए सीढ़ियों से ऊपर भागता है। जैसे ही उनके चारों ओर से और अजीब आवाजें आने लगती हैं, पादरी चैपल में जाता है, जहां वह पवित्र जल को तब तक उबलता हुआ देखकर डर जाता है जब तक कि भाप का एक गुबार न बच जाए। अचानक नन परछाई से निकलती है और उसे हवा में ऊपर उठा लेती है और वह चिल्लाता है क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से आग की लपटों में घिर जाता है। लड़का अपनी जान बचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता और इससे पहले कि कोई समझ पाए कि क्या हुआ, एक साया जैसा आदमी वहां से चला जाता है और गली में गायब हो जाता है। एक को मार गिराता है और 6 और मारने बाकी है। डेमन को हराने और शायद पूरी दुनिया को बचाने के बाद सिस्टर आयरीन ने इटली के एक कॉन्वेंट में शांति से रहने का फैसला किया। अब राक्षसों से लड़ने के बजाय वह उन जूनियर ननों की मदद करती है जिन्होंने कुछ बुरी आदतें सीख ली है, जैसे उसकी अच्छी दोस्त की बहन डेबोरा। लेकिन उसे क्या पता कि वेटिकन उसे रिटायरमेंट से बाहर लाने वाला है। जहां तक उसके पुराने दोस्त फ्रेंची की बात है, वह अब अपने असली नाम मॉरिस से जाना जाता है और फ्रांस में कहीं एक पुराने मठ में काम करता है जिसे अब लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल बना दिया गया है। उसे टीचर मिस्केट पर क्रश है और मिस्केट की बेटी सोफी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन सोफी को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ घुलने मिलने में बहुत परेशानी होती है। एक सुबह एक डरावने बुरे सपने से जागने के बाद सिस्टर आयरीन को पता चलता है कि वेटिकन से कोई उससे मिलने आया है। कार्डिनल बताते हैं कि वे पूरे यूरोप में चर्चों में हुई कई संदिग्ध मौतों को ट्रैक कर रहे हैं और वे सभी उस डेमन से जुड़ती हुई लगती हैं जिससे वह सालों पहले लड़ी थी। उन्हें लगता है कि मठ का डेमन किसी तरह वापस आ गया है और फादर बर्ग की अचानक बीमारी से मौत के बाद वह अकेली जिंदा इंसान है जिसे डेमन को मारने का असली अनुभव है। इसलिए वे उसे ट्रैक करने और फिर से मारने के मिशन पर भेज रहे हैं। अब कि सिस्टर आयरीन साफ तौर पर इससे कोई लेना देना नहीं चाहती, लेकिन अगर कोई इसे नहीं रोकता है तो कोई नहीं कह सकता कि डेमन अगला हमला कहाँ करेगा। इसलिए कोई और रास्ता न होने पर वह एक ट्रेन में सवार होती है और जवाबों की तलाश में फ्रांस चली जाती है। उसे कभी अंदाजा नहीं होता कि सब कुछ कितना बुरा होने वाला है। जैसे ही ट्रेन गांव के इलाके से गुजरती है, सिस्टर डेबोरा अचानक आयरीन के डिब्बे में आ जाती है और बताती है कि उसे लगा कि सिस्टर आयरीन को कुछ मदद की जरूरत हो सकती है। परेशान होकर आयरीन उसे चेतावनी देती है कि यह शैतान कोई मजाक नहीं है, लेकिन सिस्टर डेबोरा उसके साथ रहने पर अड़ी रहती है, भले ही यह साफ है कि उसके मेंटर को यह पसंद नहीं है। इस बीच स्कूल में सोफी बोली सेलेस्टे और उस लड़की के 2 गुंडों के हाथों पकड़ी जाती है। लड़की उसे परेशान करने के लिए माफी मांगती है और क्योंकि उन्हें क्लास में वापस जाने में अभी कुछ मिनट बाकी हैं, इसलिए वह सोफी को यहाँ कुछ मजे करने के लिए बुलाती है। लेकिन बेचारी बच्ची को अंदाजा नहीं होता कि वह सीधे एक जाल में फंस रही है। स्कूल के मना किए गए चैपल तक उनका पीछा करते हुए वो लड़कियों को एक पुरानी रंगीन कांच की खिड़की के सामने इकट्ठा पाती है। वे कहती है कि वे डेफी द डेविल नाम का एक गेम खेलना चाहती है और सोफी की बारी शुरू होने वाली है। उसे खिड़की के ठीक सामने खड़े होने के लिए कहा जाता है। वे समझाती है कि जब सूरज की रोशनी उससे ठीक तरह से चमकती है तो शैतान आपको देखता है। और सच में जैसे ही लड़कियां कमरे से बाहर निकलती हैं, बकरी की आंख लाल चमकने लगती है, जो सोफी को चेतावनी देती है कि वह दूर ना देखे, वह चाहे कुछ भी करे। साफ तौर पर डरी हुई लड़की खिड़की को तब तक घूरती रहती है जब तक कि आंख पूरी तरह से चमकना बंद नहीं हो जाती। लेकिन तभी उसे अपने ठीक पीछे अंधेरे में कुछ हिलता हुआ सुनाई देने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ वापस भागती है, दूसरी लड़कियां उसे बाहर से बंद कर देती हैं और एक बड़ी मूर्ति लगभग उसके ऊपर गिर ही जाती है। लेकिन यहाँ फ्रेंची आखिरकार सोफी को बचाने आती है, दूसरी लड़कियों को डराकर भगा देती है और उसे ठीक समय पर बाहर निकलने देती है। एक लंबे सफर के बाद सिस्टर आयरीन और डेबोरा उस चैपल में पहुंचती है जहां पादरी को जिंदा जला दिया गया था। और जब वह उसके शरीर की तस्वीर देखती है तो आयरीन को आसमान से राख गिरती हुई दिखने लगती है। अचानक उसके पीछे दरवाजे खुलते हैं और एक साया चैपल में आता है और उसे रोजरी का हार दिखाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। लेकिन जब सिस्टर डेबोरा उसे वहां से बाहर निकालती है तो वह नजारा गायब हो जाता है। नन से बात करते हुए उन्हें उस ऑल्टर बॉय के बारे में पता चलता है जिसने ये सब देखा था और वह कहती है कि वे उसे अक्सर शहर के आसपास कहीं फुटबॉल खेलते हुए पा सकते हैं। उस समय वहां मौजूद एकमात्र दूसरा व्यक्ति एक हैंडीमैन था जो अगले दिन शहर से भाग गया था। और तभी सिस्टर आयरीन को पता चलता है कि संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त है। सिस्टर डेबोरा को बैक स्टोरी बताते हुए आयरीन को एहसास होता है कि डेमन से लड़ाई के दौरान फ्रेंची पर भूत सवार हो गया होगा और अब उन्हें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो दोबारा हमला करे। बोर्डिंग स्कूल में सोफी को अपनी माँ की आवाज हॉल के नीचे से सुनाई देती है
लेकिन जब वो उसे ढूंढने जाती है तो वह औरत चुपचाप मुड़कर सीढ़ियों से ऊपर गायब हो जाती है। उसका पीछा करते हुए वो अपनी माँ के पीछे पीछे खाली टॉप फ्लोर तक जाती है, जहाँ एक काली परछाई धीरे धीरे उसके पीछे दरवाजा बंद कर देती है। घबराई हुई लड़की दरवाजा धक्का देकर खोलती है तो देखती है कि हॉल के आखिर में डेमन नन खड़ी है और अचानक अंधेरे में कौओं का एक झुंड निकलकर सीधे उस पर टूट पड़ता है। डरकर वह सीढ़ियों से नीचे भागती है तो देखती है कि नन पहले से ही उसका रास्ता रोके हुए है, लेकिन तभी उसकी माँ दरवाजा खोलती है और सूरज की रोशनी से वह नजारा गायब हो जाता है। सिस्टर आयरीन और डेबोरा आखिरकार उसी रात अपने होटल पहुंच जाती है, लेकिन जब सिस्टर आयरीन ताजी हवा के लिए बाहर निकलती है तो लड़कों का एक ग्रुप सड़क पर दौड़ता हुआ आता है। जैसे ही भीड़ उसके पास से गुजरती है उसे पता चलता है कि उनमें से एक वो लड़का है जिसने चर्च पर हमला देखा था। लेकिन इससे पहले कि वह कोई सवाल पूछ पाती वह एक कोने में मुड़ता है और हवा में गायब हो जाता है। बहुत कंफ्यूज होकर वह उसे सड़क पर थोड़ा आगे देखती है, उसका पीछा करती है जब तक वे अगली सड़क पर एक मैगजीन स्टैंड तक नहीं पहुंच जाते। जब तक वो वहां पहुंचती है लड़का एक बार फिर गायब हो चुका होता है और जब वो चारों ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि सड़क पूरी तरह से सुनसान है। तभी मैगजीन के पन्ने एक के बाद एक पलटने लगते हैं, जिससे अलग अलग तरह की परेशान करने वाली तस्वीरें बनती हैं, जब तक कि वे सब एक साथ आकर नन की शक्ल नहीं दिखा देते। जैसे ही वो पास से देखने के लिए झुकती है डेमन अचानक पन्नों से कूद जाता है और उसका गला पकड़ लेता है, जिससे उसे एक औरत का डरावना नजारा दिखता है जो एक अजीब मेटल की चीज पकड़े हुए है। सिस्टर डेबोरा कुछ देर बाद उसे सड़क के बीच में बेहोश पाती है और डर कर लड़की तुरंत मदद के लिए चिल्लाती है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि सिस्टर आयरीन के साथ क्या हुआ। बाद में उस रात बोर्डिंग स्कूल में हेड मिस्ट्रेस प्रार्थना कर रही होती है, तभी उसे चैपल से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो जांच करने जाती है तो वो फ्रेंची को अंधेरे में चुपचाप खड़ा पाती है और ऐसा लगता है कि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। जब वह उसके कंधे को छूती है तो वह अचानक ऐसे घूम जाता है जैसे वह नींद में चल रहा हो। माफी मांगते हुए अपने कमरे में वापस चला जाता है। जैसे ही वह जाने वाली होती है उसे अपने कंधे के पीछे से एक आवाज फुसफुसाते हुए सुनाई देती है, माँ। और चैपल के अंदर से हंसी सुनकर वह जल्दी से दरवाजा खोलती है और जांच करने का फैसला करती है। जैसे ही वह चारों ओर देखती है एक काली परछाई हॉल से नीचे भागती हुई आती है, उसे रंगीन कांच की खिड़की वाले कमरे में ले जाती है। वह अंधेरे में कुछ इधर उधर भागते हुए सुन सकती है, लेकिन वहाँ किसी का कोई निशान नहीं है। अचानक उस औरत को अपने मरे हुए बेटे का एक नजारा दिखता है। वह एक मूर्ति के पीछे गायब हो जाता है। उसे वापस कमरे के बीच में खींचकर आत्मा उसके सामने एक मेटल की अगरबत्ती पकड़े हुए दिखाई देती है, लेकिन तभी डेमन उसके कंधे पर हाथ रखता है और बच्ची उसे पीटना शुरू कर देती है। उसे पीछे धकेलते हुए वह उसे मचान पर धकेल देता है, जहाँ एक मेटल की घिरनी नीचे गिरती है और उसके सिर के ऊपर सीधा लगती है, जिससे 2 लोग मारे गए और 5 और बचे। कौन जानता था कि बोर्डिंग स्कूल चलाना इतना सिरदर्द हो सकता है। अगली सुबह सिस्टर आयरीन अपने होटल के कमरे में वापस उठती है और अपनी दोस्त डेबोरा को घबराहट से देख रही होती है। जैसे ही डॉक्टर जाता है वो बताती है कि वे अपने जवाब के करीब पहुंच रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे डेमन किसी प्राचीन अवशेष की तलाश में उसकी दोस्त फ्रेंची का इस्तेमाल कर रहा है। तभी डेबोरा कहती है कि वह उस ऑल्टर बॉय से सच में मिली थी जब उसका मेंटर सो रहा था। करीब से देखने पर आयरीन को नेकलेस पर एक अजीब निशान दिखता है और उसकी दोस्त उसे उनके सबूतों से मिली एक और फोटो से मिलाती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उनमें से किसी को भी पक्का नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन आयरीन कहती है कि उसकी एक दोस्त है जिसे शायद पता हो। इसलिए वे आर्काइव्स में जाते हैं यह देखने के लिए कि क्या उन्हें कोई नई लीड मिल सकती है। इस बीच स्कूल में वापस मिस किट देखती है कि चैपल का दरवाजा खुला है और अंदर जाकर देखने पर वह हेड मिस्ट्रेस की बॉडी खून से लथपथ देखकर डर जाती है। जैसे ही पुलिस उसे ले जाने के लिए आती है वह फ्रेंची से पूछती है कि क्या उसने उसकी बेटी को देखा है, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता कि सोफी कहाँ है। इसलिए वे दोनों उसे ढूंढने के लिए प्रॉपर्टी का हर इंच खोजना शुरू कर देते हैं। आखिरकार वह सोफी को घंटाघर में बहुत ऊपर ढूंढ लेता है और किसी वजह से सोफी बहुत परेशान दिखती है। परेशान होकर वह उसे बताती है कि हेड मिस्ट्रेस कभी चैपल के अंदर नहीं जाती और उसे लगता है कि कोई बुरी आत्मा स्कूल पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उसे भरोसा दिलाते हुए फ्रेंची कहता है कि कभी कभी डर लगना नॉर्मल है और उससे वादा करता है कि स्कूल पूरी तरह सेफ है। लेकिन बेचारी लड़की को यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि उसकी दोस्त असल में भेष बदल कर आया हुआ डेमन है। बिना समय बर्बाद किए आयरीन और डेबोरा आर्काइव्स की ओर जाती है, जहां वे आयरीन के दोस्त फादर रिडले से मिलती है। नेकलेस को देखने पर वह तय करता है कि यह सेंट लूसी का फैमिली क्रेस्ट है, जिसका मतलब है कि राक्षस जरूर उसके पूरे खानदान को टारगेट कर रहा होगा। सब कुछ एक साथ जोड़कर आयरीन को एहसास होता है कि वह सेंट लूसी की आंखें ढूंढ रहा होगा, जो सदियों पहले उस औरत के मारे जाने के बाद एक पवित्र निशानी बन गई थी। मुझे ठीक से नहीं पता कि वो क्या प्लान कर रहा है, लेकिन अगर राक्षस निशानी पर हाथ लगा लेता है तो यह कहना सही होगा कि वे सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन प्रिस्ट को
यह भी लगता है कि आयरीन शायद उस रेलिक की पावर को अपने लिए अनलॉक कर ले और उसका इस्तेमाल करके डेमन को हमेशा के लिए हरा दे। बस एक प्रॉब्लम है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड्स में सर्च करने पर वे उसे फ्रांस में कहीं एक बोर्डिंग स्कूल में ट्रैक करते हैं और ये वही स्कूल है जहाँ उसका दोस्त फ्रेंची अगला अटैक करने वाला है। स्कूल में वापस फ्रेंची मिस्केट और उनकी बेटी के साथ कुछ रिकॉर्ड्स पर डांस कर रहा होता है। तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। पहले तो वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन वह अचानक जमीन पर गिर जाता है और तभी केट को उसकी गर्दन के पीछे उल्टा क्रॉस का निशान दिखता है। जैसे ही वो सोफी की तरफ देखता है, उसे दीवार पर एक पेंटिंग के अंदर डेमन नन दिखती है और अचानक डेमन सीधे पेंटिंग से टकराता है और उन पर रेजर जैसे नुकीले दांतों से भरा मुंह लेकर दहाड़ता है। फ्रेंची लड़कियों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाता है। ठीक उसी समय जब आयरीन और डेबोरा आखिरकार स्कूल पहुंचती है, लेकिन जब फ्रेंची उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करता है कि डेमन वापस आ गया है, तो सिस्टर आयरीन उस पर चिल्लाती है कि वह वहां से चला जाए। तभी फ्रेंची को पता चलता है कि वह हमेशा से डेमन को अपने साथ लेकर चल रहा था और दिल टूटकर वह जो सुन रहा है उस पर रोने लगता है। यह मानने से इनकार कर देता है कि उस पर सच में कोई भूत सवार है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब शैतानी ताकत उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है, उसकी हड्डियों को मोड़ देती है और उसका सिर पीछे खींच लेती है, जबकि बाकी लोग देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। ऊपर देखकर वह सिस्टर आयरीन से शैतानी आवाज में हेलो कहता है और फिर मुड़कर चैपल की तरफ वापस चला जाता है। लेकिन जब आयरीन उसका पीछा करने की कोशिश करती है तो वह उसका पूरा शरीर हवा में उछाल देता है और उसे सीधे खिड़की से बाहर फेंक देता है। मदद के लिए दौड़ते हुए सिस्टर डेबोरा उसकी पीठ पर कूद जाती है और उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है। यह सिस्टर आयरीन को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका देने के लिए काफी है और अपनी रोजरी निकालकर वह डेमन को अपने दोस्त को अकेला छोड़ने का ऑर्डर देती है। उसे बस इतनी देर के लिए बेहोश करती है कि डेबोरा उसे लकड़ी की छड़ी से बेहोश कर दे। जब वह जागेगा तो क्या होगा इसका कोई आइडिया नहीं होने पर उनके पास एक ही ऑप्शन है कि फ्रेंची को दीवार से जंजीर से बांध दे और उम्मीद करें कि वे समय पर उसे बचाने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। तब भी उन्हें पक्का नहीं है कि जंजीरें उसे सच में बहुत देर तक नीचे दबाए रखेंगी या नहीं, इसलिए वे जो भी कोशिश करने जा रही है उन्हें जल्दी से पता लगाना होगा। दूसरों के पास वापस जाकर बहनें पूछती है कि उन्हें लगता है कि वह कहाँ जा रहा था और केट यहाँ कहती है कि वह मना किए गए चैपल की तरफ जा रहा था। अब आयरीन तय करती है कि यह चेक करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है और जब वे किसी भी सुराग के लिए खोजबीन कर रही होती हैं तो वह बताती है कि वे पवित्र निशानी की तलाश में वहां आई थी। मिस केट उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाती, कहती हैं कि चैपल हमेशा से ही ऑफ लिमिट रहा है, बड़ों के लिए भी। और तभी डेबोरा ने देखा कि लड़की दीवार पर किसी चीज को घूर रही है। जब उसने पूछा कि क्या बात है, उसने रंगीन कांच की खिड़की पर बकरी की ओर इशारा किया और उन्हें खेल के बारे में सब कुछ बताया, ये समझाते हुए कि जब लाइट उस पर सही एंगल से पड़ती है तो उसकी आंख लाल हो जाती है। इसलिए आयरीन डेबोरा को खुद इसे आजमाने के लिए बाहर भेजते हैं। दूसरी तरफ जाकर डेबोरा अपनी टॉर्च से खिड़की पर रोशनी डालती है और सच में उन्हें बकरी की आंख से रोशनी आती हुई दिखती है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे ने कहा था। अपने हाथ से रोशनी को ट्रेस करते हुए वह फर्श पर एक ढीली टाइल तक जाती है और उसे उखाड़कर वे दोनों जितनी तेजी से हो सके खोदना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वे काफी तेज नहीं थे, क्योंकि जब सबका ध्यान भटक रहा होता है फ्रेंची अपनी जंजीरों से छूट जाता है और बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। जब उसकी माँ खुदाई में बिजी होती है तो सोफी को लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है और मुड़कर वह यह देखकर डर जाती है कि खिड़की से बकरी पूरी तरह से गायब हो गई है। इस बीच डॉर्मेट्री में लड़कियां गहरी नींद में सो रही होती हैं। तभी सेलेस्टे को ऊपर किसी के घूमने की आवाज सुनाई देती है और परेशान होकर वह अपने एक साथी को वहां चेक करने के लिए भेजती है। उसी समय सिस्टर डेबोरा दूसरों के पास वापस जा रही होती है। तभी उसे भी आवाजें सुनाई देती है और वह जाकर देखने का फैसला करती है। जमीन में कई फीट खोदने के बाद उन्हें आखिरकार कुछ ठोस चीज मिलती है और सिस्टर आयरीन यह देखकर राहत महसूस करती है कि उन्हें वह निशान मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। अब उसके पास डेमन से लड़ने के लिए सब कुछ है, लेकिन यह उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सीढ़ियों तक पहुंचकर सिस्टर डेबोरा को अपने ऊपर वाले लेवल पर डरी हुई लड़की मिलती है और वह फुसफुसाती है कि ऊपर कोई है। अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाते हुए वह घूमते हुए सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचती है और वहीं वह अंधेरे में छिपी एक अजीब सी आकृति के ऊपर से गुजरती है। अचानक एक राक्षसी बकरी जैसा आदमी सीढ़ियों से सीधे उनकी ओर रौंदने लगता है, लेकिन सिस्टर डेबोरा नीचे वाले फ्लोर से दौड़कर ऊपर आती है, लड़की तक पहुंचती है और ठीक समय पर दरवाजा जोर से बंद कर देती है। डर कर बाकी लड़कियां एक कोने में छिप जाती हैं, क्योंकि डेमन दरवाजे की दूसरी तरफ जोर से टकराता है, जब तक कि वह दरवाजा तोड़कर उनमें से एक को हॉल में घसीटना शुरू नहीं कर देता। अब किस्मत से सिस्टर डेबोरा समय पर लड़की तक पहुंच जाती है और वे सभी अगले कमरे में वापस चली जाती है, क्योंकि डेमन दीवारों पर फर्नीचर फेंकना शुरू कर देता है। उनकी चीखें सुनकर केट को एहसास होता है कि लड़कियां मुश्किल में है और वह तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती कि फ्रेंची उसे रोक लेता है। उसे दीवार से सटाकर वह औरत को रास्ते से हटा देता है और सीधे सिस्टर आयरीन की ओर बढ़ता है, उसे जमीन पर पटक देता है और उसका सिर जमीन पर मारना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि वह खत्म हो गई है,
लेकिन तभी सोफी रेलिक पकड़ लेती है और कमरे से बाहर भागने लगती है, जिससे डेमन सिस्टर आयरीन को गिरा देता है और उसकी जगह सोफी के पीछे भागने लगता है। टावर के ऊपर तक दौड़ते हुए सोफी एक कोने से झुक जाती है, तभी फ्रेंची उसके पीछे पीछे आता है। डरी हुई वो जितना हो सके चुप रहती है जब फ्रेंची उसका कोई सुराग ढूंढ रहा है, लेकिन तभी रेलिक उसे पकड़ लेता है। उसकी ताकत को महसूस करके फ्रेंची उसे पकड़ने के लिए नीचे झपटता है, लेकिन बिल्कुल आखिरी सेकंड में सोफी पवित्र एनर्जी के एक धमाके से उसे बेहोश कर देता है, जिससे उसे भागने का एक और मौका मिल जाता है। सोफी प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगती है और फ्रेंची उसका पीछा करता है। तभी अचानक बड़ी घंटी टूटकर सीधे फर्श पर गिर जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म ढीला होने लगता है, जब तक कि उसे थामे रखने वाली सिर्फ एक रस्सी रह जाती है जो किसी भी पल टूट सकती है। अचानक फ्रेंची प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ कूद जाता है, लेकिन एक बोर्ड अचानक टूट जाता है और वह टावर के नीचे गिर जाता है, जबकि सोफी सुरक्षित चढ़ने लगती है। अब बेसमेंट में पहुंचकर सिस्टर आयरीन डर जाती है कि शायद उसे बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसे पता चलता है कि सोफी यहाँ लड़ाई में बच गई है। उसने पवित्र निशानी भी संभाल कर रखी और उसे ठीक समय पर सिस्टर आयरीन को वापस दे दिया, क्योंकि तभी फ्रेंची परछाई से निकलकर सीधे उन पर हमला कर देती है। लड़की को दूर धकेलते हुए आयरीन उस निशान को पकड़ती है और उससे डेमन को पीछे धकेलती है। आखिर में फ्रेंची जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से काला खून बह रहा होता है, लेकिन जैसे ही आयरीन को चिंता होने लगती है, वह अचानक उसके हाथों से निशान छीन लेता है और उछलकर उसे आसमान की ओर उठा लेता है। ताकत से भरकर निशान लाल गर्म हो जाता है और आग की लपटों में बदल जाता है। अचानक पूरी बिल्डिंग हिल जाती है जब राक्षसी नन फ्रेंची के पीछे से उठती है और उस निशान का इस्तेमाल करके अपना अब तक का सबसे ताकतवर रूप लेती है। अपनी माला पकड़े हुए सिस्टर आयरीन तय करती है कि वह बस प्रार्थना करना शुरू कर सकती है, लेकिन नन सिस्टर डेबोरा के गले में एक चेन लपेट देती है और उसे शराब के एक बड़े गड्ढे में नीचे खींचने लगती है। आयरीन पर हमला करते हुए नन उसे हवा में ऊपर उठाती है और उसे जिंदा जलाना शुरू कर देती है, और ऐसा लगता है कि कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। डेबोरा बस देख सकती है कि उसकी दोस्त आग की लपटों में घिर गई है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है तो आयरीन को अपनी माँ का एक जबरदस्त सपना आता है और तभी सब कुछ बदल जाता है। अचानक आग बुझ जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। ठीक उसी समय डेबोरा किसी तरह चेन से आजाद हो जाती है। गुस्से में डेमन कमरे में मलबे के टुकड़े फेंकने लगता है, लेकिन डेबोरा अपनी दोस्त को पकड़कर रास्ते से हटा देती है। सोफी कमरे के बीच से वापस दौड़ कर आती है और डेमन उसे कीलों के घेरे में फंसा लेता है। ठीक उसी समय फ्रेंची एक नुकीले मेटल के टुकड़े से सोफी के पास पहुंचने लगता है। किसी तरह फ्रेंची डेमन के हुक्म को टाल पाता है, लेकिन कीलों से निकलने का कोई रास्ता न होने पर सिस्टर आयरीन और डेबोरा अपने हाथ वाइन के गड्ढे में डाल देती है और प्रार्थना करने लगती है। जब वे प्रार्थना कर रही होती है तो आयरीन को एहसास होता है कि वह असल में खुद सेंट लूसी के वंशजों में से एक है, जिससे उसे पवित्र निशानी के बिना भी चमत्कार करने की शक्ति मिलती है। अचानक वाइन के सभी बैरल एक ही समय में फटने लगते हैं, जिससे डेमन पर पवित्र एनर्जी बरसने लगती है, जब तक कि वह अचानक आग में नहीं बदल जाता। चैपल में वापस आकर डरी हुई लड़कियों को खिड़की में बकरी वापस आती दिखती है और अभी के लिए ऐसा लगता है कि वे आखिरकार सुरक्षित हैं। जब सिस्टर आयरीन और डेबोरा फ्रेंची का ध्यान रखती है, सोफी अपनी माँ को ढूंढने के लिए बाहर भागती है और उसे यह देखकर राहत मिलती है कि वह अभी भी जिंदा है। हालांकि पहले तो यह उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फ्रेंची भी लड़ाई से बच जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए आयरीन को धन्यवाद देता है। सुबह सोफी गार्डन में फ्रेंची को देखने आती है और अब जब वह फिर से खुद जैसा महसूस कर रहा है तो उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। ऐसा लगता है कि वे आखिरकार खुशी खुशी रह पाएंगे और आखिर में 2 लोग मारे गए और 5 लोग बच गए। लेकिन सिस्टर आयरीन को कुछ ऐसा महसूस होता है कि वह शैतान शायद अभी भी फ्रेंची के अंदर है, और जब आयरीन उन्हें जाते हुए देखती है तो यह सोचकर वह घबरा जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।